Good morning, dear student. I am Kavita Rani from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Model Town, Sonipat. Today we will discuss about rectification of error, topic of 11th class from accountancy. तो आइए प्यारे बच्चों, हम हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब अशुद्धियों में सुधार। हमें अशुद्धियों में सुधार का अर्थ जानने से पहले पता होना चाहिए कि लेखांकन में अशुद्धियां कब कब पाई जाती हैं, क्योंकि लेखांकन में अशुद्धियों के पाए जाने पर ही निर्भर करता है कि उनमें सुधार किस तरीके से किया जाएगा। तो आइए बच्चों, पहले हम लेखांकन में अशुद्धियों का अर्थ जान लेते हैं। लेखांकन में अशुद्धियां कई बार लेखाकार यानी अकाउंटेंट की असावधानी की वजह से पाई जाती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि लेखापाल जो है कितनी भी सावधानी से लेखा करे फिर भी कुछ ना कुछ अशुद्धियां हो ही जाती हैं। प्यारे बच्चों, ये अशुद्धियां जर्नल एंट्री करते वक्त भी हो सकती हैं, ये अशुद्धियां सब्सिडरी बुक्स बनाते वक्त भी हो सकती हैं, या फिर खाता बही में खतौनी यानी लेजर पोस्टिंग करते समय भी अशुद्धियां पाई जा सकती हैं। इसके अलावा यदि खाते सही से बन गए हैं तो ये अशुद्धियां खातों को बंद करते वक्त या फिर तलपट यानी ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त भी ये अशुद्धियां हो सकती हैं। और जब भी हमारे लेखांकन में अशुद्धियां होंगी तो ऐसी अवस्था में हमारे जो अकाउंट्स हैं या हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो व्यवसाय की लाभप्रदता या फिर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में सही चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकती। तो ऐसी अवस्था में ज़रूरी हो जाता है कि इन अशुद्धियों में सुधार की जाए। कुछ का मानना है कि इन अशुद्धियों को काटकर और इनके स्थान पर नए अंक लिखकर इन अशुद्धियों को सुधारा जा सकता है, परंतु प्यारे बच्चों, यह तरीका जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर जो है हमारे विभिन्न पक्षकार जो हमारे खातों में हमारे लेखों में इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कि हमारे अकाउंट्स में कुछ छिपाया जा रहा है। ऐसी अवस्था में हमारे अकाउंट्स यानी हमारे जो खाते हैं वो बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में हमें जानना होगा कि इन अशुद्धियों में सुधार किस तरीके से किया जाए। तो प्यारे बच्चों, अशुद्धियों का सुधार करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये अशुद्धियाँ किस अवस्था में ठीक की जा रही हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अशुद्धियाँ जर्नल एंट्री करते वक्त भी मिल सकती हैं या फिर लेज़र पोस्टिंग करते वक्त भी हो सकती हैं। तो ऐसी अवस्था में जब अशुद्धियाँ जर्नल एंट्री करते वक्त हो गई हों या फिर लेज़र पोस्टिंग करते वक्त हो गई हैं तो ऐसी अवस्था में अशुद्ध अंक जो आपकी गलत हो गए हैं उनको एक लाइन लगाकर काट दिया जाना चाहिए और उनके ऊपर जो है सही अंकों को लिखकर अशुद्धियों को ठीक किया जा सकता है। इसी तरह से यदि सही खाते में गलत अंक की खतौनी हो गई है तो भी उसे आप लाइन लगाकर काटकर और उसके ऊपर सही अंक लिखकर आप इन अशुद्धियों का सुधार कर सकते हैं। लेकिन कुछ अशुद्धियां ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में बाद में पता चलता है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि तलपट बनाते समय आपको अशुद्धियों का पता लग सकता है। तो ऐसी अवस्था में सुधार जर्नल एंट्री जो है सही जर्नल एंट्री बनाकर हम इन अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो भी एंट्री की जाती है उसे रेक्टिफाइंग एंट्री या फिर सुधार प्रविष्टि कहा जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सुधार प्रविष्टि यानी रेक्टिफाइंग एंट्री किस तरह से की जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये रेक्टिफाइंग एंट्री किस तरीके से की जाएगी ये अशुद्धियों के स्वभाव पर या फिर उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अब हमें जानना होगा कि हमारी सुधार प्रविष्टियां जो हैं वो कितने प्रकार से होती हैं और
किस प्रकार से हम सुधार प्रविष्टि करके इन अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। तो सुधार के दृष्टिकोण से हमारी अशुद्धियां जो है प्यारे बच्चों दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी द्विपक्षीय अशुद्धियां यानी टू साइडेड एरर, दूसरी है हमारी एक पक्षीय अशुद्धियां यानी वन साइडेड एरर। तो आइए हम सुधार प्रविष्टि करने से पहले हमारे अशुद्धियों के प्रकार के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द्विपक्षीय अशुद्धियां यानी टू साइडेड एरर। वैसे तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वो अशुद्धियां जो खाते के दोनों पक्षों को प्रभावित करती हैं द्विपक्षीय अशुद्धियां कहलाती है। तो द्विपक्षीय अशुद्धियों में एक खाता जो है गलती से डेबिट हो जाता है और दूसरा खाता जो है गलत क्रेडिट हो जाता है। तो द्विपक्षीय अशुद्धियां जो हैं हमारी एंट्री के दोनों पक्षों यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों में ही गलत खतौनी करने से इस तरह की अशुद्धियां हो जाती हैं। अब जब डेबिट में भी गलती हो गई है और क्रेडिट में भी गलती हो गई है तो ऐसी अवस्था में इस प्रकार से हमारे ट्रायल बैलेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जितना अमाउंट गलती से डेबिट हुआ है उतना ही अमाउंट गलती से क्रेडिट भी हुआ है। तो ऐसी अवस्था में तलपट पर इस प्रकार की अशुद्धियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं जैसे भूल की अशुद्धि। भूल की अशुद्धि का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एंट्री है, कोई ट्रांजैक्शन हुई, उसकी हम एंट्री करना ही भूल गए, तो ऐसी अवस्था में ना तो खाता डेबिट हुआ और ना ही क्रेडिट हुआ। तो इस तरह से ना तो हमारा जो है गलत ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जो है वो भी मैच कर जाएगा और हमें हमारी अशुद्धि के बारे में पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह से हमारी हिसाब की अशुद्धियाँ, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ होती हैं जिनका हमारे तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बेशक तलपट पर प्रभाव नहीं पड़े लेकिन ये अशुद्धियाँ जो है हमारे खातों में विद्यमान होती ही हैं। तो द्विपक्षीय अशुद्धियों से क्या क्या प्रभाव पड़ता है आइए हम जान लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ टू साइडेड एरर। तो द्विपक्षीय अशुद्धियों का प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे पहले हम जैसा कि देख सकते हैं इससे खाते का डेबिट पक्ष अधिक हो सकता है। दूसरा प्रभाव होता है इससे खाते का डेबिट पक्ष कम भी हो सकता है। तीसरा द्विपक्षीय अशुद्धियों का प्रभाव होता है कि क्रेडिट पक्ष अधिक हो सकता है। और फोर्थ है हमारा इससे खाते का क्रेडिट पक्ष कम भी हो सकता है। तो हमारी द्विपक्षीय अशुद्धियों से हमारे खाते का डेबिट पक्ष अधिक या कम हो सकता है और इसी तरह से क्रेडिट पक्ष भी अधिक और कम हो सकता है। तो आइए अब हम जो है इन अशुद्धियों में सुधार के लिए क्या क्या नियम हमें फॉलो करने चाहिए डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्विपक्षीय अशुद्धियों के सुधार के नियम। द्विपक्षीय अशुद्धियों में सुधार करते समय हमें निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले जिस खाते का डेबिट पक्ष अधिक हो गया है उस खाते को क्रेडिट किया जाना चाहिए। तो ये हमारा नियम बताता है कि यदि कोई खाता गलती से ज़्यादा अमाउंट से डेबिट हो गया है तो ऐसी अवस्था में उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें उस खाते को क्रेडिट कर देना चाहिए। दूसरा नियम है जिस खाते का डेबिट पक्ष कम हो गया है उस खाते को डेबिट किया जाना चाहिए। अब कई बार ट्रांजैक्शन में ऐसा हो जाता है कि डेबिट साइड में जो है अमाउंट कम डल गया, तो ऐसी अवस्था में उस कमी को दूर करने के लिए जितने अमाउंट से वो खाता कम डेबिट हुआ है हमें फिर से सुधार प्रविष्टि में उस खाते को डेबिट कर देना चाहिए। हमारा तीसरा नियम है जिस खाते का क्रेडिट पक्ष अधिक हो गया है उस खाते को डेबिट किया जाना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यदि खाता ज़्यादा से क्रेडिट हो गया है तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमें उस खाते को डेबिट कर देना चाहिए। फोर्थ जो हमारा नियम है जिस खाते का क्रेडिट पक्ष कम हो गया है
उस खाते को क्रेडिट कर देना चाहिए। जैसे हमने कम अमाउंट से क्रेडिट में एंट्री कर दी है, तो जितने अमाउंट से हमने कम एंट्री की है उतने ही अमाउंट से हमें सुधार प्रविष्टि में उस खाते को और क्रेडिट कर देना चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम इन नियमों को, जो हमने ये नियम किए हैं सुधार प्रविष्टि करते वक्त हमें जो जो नियम फॉलो करने चाहिए, उन्हें उदाहरण की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला नियम था, जब एक खाते को डेबिट करने की बजाय दूसरे खाते को डेबिट कर दिया गया हो। तो इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। 4500 रुपये का फर्नीचर खरीदा जिसे क्रय खाते में डेबिट कर दिया गया। अब हमने फर्नीचर खरीदा है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि फर्नीचर आया है तो फर्नीचर डेबिट होगा और कैश हमारा गया है तो कैश हमारा क्रेडिट होगा। कौन से अकाउंट का रूल है ये हमारा? बिल्कुल सही, ये हमारा रियल अकाउंट का रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आया है तो डेबिट होगा और कैश गया है तो क्रेडिट होगा। लेकिन हमने क्या गलती कर दी? हमने गलती कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने परचेज के अकाउंट में एंट्री कर दी है, तो अब कैश तो सही क्रेडिट हो गया है, जो कि क्रेडिट ही होना चाहिए था, लेकिन परचेज तो गलती से डेबिट हुआ है। तो ऐसी अवस्था में हमारी जो सुधार प्रविष्टि होगी वो हमारी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर को डेबिट करना था इसलिए हमने डेबिट किया है, लेकिन परचेज अकाउंट जो है, जो गलती से डेबिट हुआ था, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो हमारी एंट्री जो अब होनी चाहिए वो होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो आइए बच्चों, हम दूसरा नियम समझ लेते हैं। हमारा दूसरा नियम कहता है, जब एक खाते को क्रेडिट करने की बजाय दूसरे खाते को क्रेडिट कर दिया हो। अब हमने जो है एक खाता जो क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट नहीं किया है, उसकी तुलना में हमने दूसरे खाते को क्रेडिट कर दिया है। तो आइए इसको हम एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। 8600 रुपये की पुरानी मशीन की विक्रय राशि से विक्रय खाते को क्रेडिट कर दिया। अब हमने मशीन का विक्रय किया है और गलती से हमने एंट्री किस में कर दी? सेल्स अकाउंट में एंट्री कर दी है। तो ऐसी अवस्था में सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। यहाँ पर भी हमारा रियल अकाउंट का ही रूल लागू होगा कि कैश आया है तो डेबिट होगा और मशीन गई है तो क्रेडिट होगा। तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लेकिन हमने क्या गलती कर दी? हमने क्या अशुद्ध एंट्री करी है? हमने एंट्री करी है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब कैश तो डेबिट ही होना था और हमने डेबिट ही किया है, लेकिन जहां मशीनरी क्रेडिट होनी थी हमने गलती से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो ऐसी अवस्था में हमारी सुधार प्रविष्टि क्या होगी? सेल जो गलती से क्रेडिट हो गया है उसे हम डेबिट करेंगे और मशीनरी जो क्रेडिट होनी थी और हमने क्रेडिट नहीं की है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी सुधार प्रविष्टि क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो आइए बच्चों, अब हम हमारा तीसरा नियम जो है डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा नियम कहता है, जब एक खाते में कम डेबिट हो जाए और दूसरे खाते में कम क्रेडिट हो जाए। हमने दो खातों में गलती की है। एक खाता जो है कम अमाउंट से डेबिट हो गया है और दूसरा खाता हमारा कम अमाउंट से क्रेडिट हो गया है। तो आइए इस नियम को उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। 600 रुपये का राकेश से माल खरीदा जिसकी पुस्तकों में 60 रुपये की प्रविष्टि कर दी गई। अब हमने माल जो खरीदा था वो 600 रुपये का खरीदा था, लेकिन हमने गलती से 60 रुपये से एंट्री कर दी है। तो आइए इसका हमने सही एंट्री क्या करनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश। क्योंकि हमने माल जो है उधार खरीदा है तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी
परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। लेकिन हमने क्या एंट्री कर दी है? हमने एंट्री कर दी है परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश। हमने एंट्री तो सही कर दी है, लेकिन हमने अमाउंट में गलती कर दी। अमाउंट जो 600 रुपये होना चाहिए था, हमने 60 रुपये से एंट्री कर दी है। तो ऐसी अवस्था में हमें सही प्रविष्टि क्या करनी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश। परचेज अकाउंट जो 600 रुपये से डेबिट होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 60 रुपये से डेबिट हुआ है, वो 540 रुपये से कम डेबिट हुआ है। और राकेश अकाउंट जो कि 600 रुपये से क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हमने सिर्फ 60 रुपये से उसे क्रेडिट किया है। इसका मतलब है हमने 540 रुपये से राकेश के अकाउंट को कम क्रेडिट किया है। तो हमारी सुधार प्रविष्टि होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम हमारा 4th नियम डिस्कस कर लेते हैं। जब एक खाते में अधिक डेबिट हो जाए और दूसरे खाते में अधिक क्रेडिट हो जाए, तो यहाँ पर भी हमारे 2 ही खातों पर असर आ रहा है कि एक खाता अधिक अमाउंट से डेबिट हो गया है और दूसरा खाता जो है हमारा अधिक अमाउंट से क्रेडिट हो गया है। तो आइए बच्चों, इसको भी हम एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। 80 रुपये का माल, उधार माल जय स्टोर्स को बेचा, जिसका पुस्तकों में 800 रुपये से लेखा कर दिया गया। अब हमने माल बेचा था 80 रुपये का, लेकिन एंट्री हमने कर दी 800 रुपये से। तो हमारी सही प्रविष्टि क्या होनी चाहिए थी? जय स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80 रुपये, ठीक है। लेकिन हमने अशुद्ध एंट्री क्या कर दी? हमने कर दी जय स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। एंट्री तो ठीक कर दी, लेकिन अमाउंट जो है 800 रुपये से ही डेबिट हो गया और 800 रुपये से ही क्रेडिट हो गया है। तो ऐसी अवस्था में हमारी जो सुधार प्रविष्टि होनी चाहिए वो होगी, अब सेल जो है हमारी 800 रुपये से क्रेडिट हुई है, जबकि होनी सिर्फ 80 रुपये से चाहिए। तो ऐसी अवस्था में 720 रुपये से हमारा सेल्स अकाउंट ज़्यादा क्रेडिट हो गया है। तो इस अशुद्धि का सुधार करने के लिए हमें सेल्स अकाउंट को डेबिट करना होगा। इसी तरह से जय स्टोर अकाउंट जो कि 80 रुपये से डेबिट होना चाहिए था, गलती से 800 रुपये से डेबिट हो गया है, यानी 720 रुपये से ज़्यादा डेबिट हो गया है। तो इस अशुद्धि का सुधार करने के लिए हमें जय स्टोर को 720 रुपये से क्रेडिट करना होगा। तो ऐसी अवस्था में हमारी जो सुधार प्रविष्टि होनी चाहिए वो होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू जय स्टोर 720 रुपये से डेबिट होगी और 720 रुपये से ही क्रेडिट होगी। तो प्यारे बच्चों, आपको द्विपक्षीय अशुद्धियाँ जो हैं उदाहरण की मदद से अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब हम एक पक्षीय अशुद्धियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक पक्षीय अशुद्धियाँ यानी वन साइडेड एरर, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो अशुद्धियाँ जो खाते के एक ही पक्ष को प्रभावित करती हैं, एक पक्षीय अशुद्धियाँ कहलाती हैं। जैसे अमित से हमने 2500 रुपये प्राप्त किए। अब इसकी एंट्री जो है हमने कैश बुक में तो कर दी, हमने कैश को तो डेबिट कर दिया, लेकिन यदि हम अमित के खाते में क्रेडिट पक्ष में एंट्री नहीं करते हैं, तो ऐसी अवस्था में इस अशुद्धि का प्रभाव केवल अमित के खाते के क्रेडिट पक्ष पर पड़ता है, यानी सिर्फ एक ही पक्ष पर पड़ता है। इसलिए ऐसी अशुद्धियों को एक पक्षीय अशुद्धियाँ कहा जाता है। तो क्या होती हैं एक पक्षीय अशुद्धियाँ? वो अशुद्धियाँ जो खाते के केवल एक ही पक्ष को प्रभावित करती हैं, उसे एक पक्षीय अशुद्धियाँ कहा जाता है। अब ये एक पक्षीय अशुद्धियाँ जो हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, यानी क्या क्या कारण है जिनकी वजह से ये एक पक्षीय अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो एक पक्षीय अशुद्धियाँ निम्नलिखित दशाओं में होती हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। पहला कारण है यदि किसी मद की खाते में खतौनी नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है किसी ट्रांजैक्शन करते वक्त हम किसी एक अकाउंट में एंट्री करना भूल जाते हैं, तो उससे भी हमारी एक पक्षीय अशुद्धियाँ हो जाती हैं।
दूसरा कारण है यदि किसी खाते में गलत रकम की खतौनी हो गई। अब हम जैसा कि हम जानते हैं हर एंट्री से दो खाते प्रभावित होते हैं। एक खाता हमारा डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। अब एक खाते में यदि हमने सही रकम से एंट्री कर दी और दूसरे खाते में यदि हमने गलत रकम से एंट्री कर दी तो ऐसी अवस्था में भी एक पक्षीय अशुद्धियां ही होती हैं। तीसरा है यदि किसी मद को खाते के गलत पक्ष में लिख दिया हो। अब मान लो सपोज करो किसी एंट्री से हमें पता है कि दो खाते प्रभावित होते हैं और किसी एक खाते में तो सही हमने एंट्री कर दी, लेकिन दूसरे खाते में एंट्री करते वक्त हमने उसकी गलत साइड में एंट्री कर दी, यानी डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया या फिर क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया। तो ऐसी अवस्था में भी एक पक्षीय अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट है यदि किसी सहायक बही का गलत योग कर दिया हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी बिजनेस का स्केल बड़ा हो जाता है और ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो ऐसी अवस्था में जर्नल एंट्री के साथ साथ सहायक बहियां भी बनाई जाती हैं। तो कई बार सहायक बही का टोटल करते वक्त भी गलती हो सकती है। तो इस तरह से हमारी एक पक्षीय अशुद्धियां जो हैं निम्नलिखित जो हमने कारण डिस्कस किए हैं इनकी वजह से हो सकती हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है इन अशुद्धियों में सुधार कैसे किया जाए, यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर, एक पक्षीय अशुद्धियों में सुधार। एक पक्षियों में सुधार जो है इस बात पर निर्भर करता है कि वो अशुद्धियां हमें किस समय पता चलती हैं। तो इन अशुद्धियों में सुधार जो है दो तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार इस बात पर निर्भर करता है कि हमें उनका पता कैसे कब चलता है। तो ऐसी अवस्था में सुधार भी उसी पर डिपेंड करेगा। तो ऐसी अवस्था में तलपट बनाने से पहले एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार करना और दूसरा है तलपट बनाने के बाद एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार करना। तो हमें तलपट बनाने से पहले भी एक पक्षीय अशुद्धियों का पता चल सकता है और तलपट बनाने के बाद भी हमें एक पक्षीय अशुद्धियों का पता चल सकता है। तो जिस भी अवस्था में हमें अशुद्धियों का पता चलेगा उसी के अनुसार हमें निर्णय करना होगा कि इन अशुद्धियों का सुधार कैसे किया जाएगा। तो आइए हम इन दोनों अवस्थाओं में सुधार करने के तरीके के बारे में जान लेते हैं। पहला है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर बिफोर प्रिपरेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी यदि हमें अशुद्धियां तलपट बनाने से पहले पता चल जाती हैं तो ऐसी अवस्था में इन अशुद्धियों का सुधार कैसे किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, यदि एक पक्षीय अशुद्धियों का पता हिसाब बंद करने से पूर्व ही लग जाता है तो उसकी रोजानमचा में सुधार प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमें अशुद्धि का पता चल जाता है तो ऐसी अवस्था में हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती। इस दशा में अशुद्धि से प्रभावित खातों को स्थिति के अनुसार डेबिट या क्रेडिट करके सुधार किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे हम सुधार, आइए इसे हम उदाहरण की मदद से जान लेते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमारा पहला उदाहरण है 800 रुपये किशोर को दिए जो कि उसके खाते में डेबिट करना भूल गए। अब हमने जब किशोर को पैसे दिए हैं तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, किशोर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश के अकाउंट में तो सही एंट्री कर दी, लेकिन किशोर के अकाउंट में हमने गलत एंट्री कर दी, यानी हम डेबिट करना ही भूल गए। तो ऐसी अवस्था में इस अशुद्धि को हम कैसे सुधार करेंगे, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, आप इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करेंगे और लिखेंगे टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ₹800 की गलती से हम भूल गए, भूलने की वजह से ये हम 800 रुपये की हमारी अशुद्धि हुई है और टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग करके हम इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। दूसरा है एग्जाम्पल, 800 रुपये किशोर को दिए परंतु उसके खाते के डेबिट में 1000 रुपये लिख दिए गए।
तो ऐसी अवस्था में हमने 200 रुपये ज़्यादा डेबिट कर दिए, तो इसकी सुधार कैसे करेंगे हम? बाय एरर इन पोस्टिंग ऑफ रोंग अमाउंट, कि एरर जो हुई थी वो रोंग अमाउंट से पोस्टिंग करने की वजह से हुई थी ₹200 की, यानी 200 रुपये की रोंग अमाउंट से एंट्री करने की वजह से हमारी अशुद्धि हो गई थी। तो इस तरह से हम तलपट बनाने से पहले एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम हमारी दूसरी अवस्था के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तलपट बनाने के बाद अपक्षीय अशुद्धियों का सुधार करना, यानी हमें अशुद्धियों का पता तब चला जब हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, यानी ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और बनाते वक्त हमें पता चला कि हमारी प्रविष्टि गलत हो गई है। तो जब एक पक्षीय अशुद्धि का पता हिसाब बंद करने के बाद लगता है तो सुधार करने के लिए जर्नल प्रविष्टि बनाई जाती है, एंट्री की जाएगी, रेक्टिफाइंग एंट्री। ऐसी अवस्था में एक पक्षीय अशुद्धि के सुधार में, क्योंकि एक ही खाता डेबिट या क्रेडिट किया जा सकता है, अतः प्रविष्टि को पूरा करने के लिए उचंती खाते की सहायता लेनी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं और हमें पता चला है कि हमारी गलती हो गई है, यानी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में हमारे एक ही साइड में गलती होगी, जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं कर रहा है। तो उस अशुद्धि की सुधार करने के लिए हमारा एक खाता जो गलत डेबिट या क्रेडिट हुआ है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन दूसरी साइड में हमें सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये उचंती खाता क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? तो आइए प्यारे बच्चों, हम सस्पेंस अकाउंट का अर्थ जान लेते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, जब लेखापाल तलपट तैयार करता है परंतु तलपट नहीं मिलता और पता लगाने पर भी अशुद्धि का पता नहीं चलता, तो तलपट का योग मिलाने के लिए अंतर की राशि को उचंती खाते में डाल दिया जाता है। यानी ट्रायल बैलेंस की जिस भी साइड का टोटल जो है मैच नहीं कर रहा है, तो जिस साइड का टोटल कम है उस तरफ हम सस्पेंस अकाउंट लिखकर बैलेंस को डाल देते हैं। यदि तलपट के डेबिट पक्ष का जोड़ क्रेडिट से अधिक है तो तलपट के अंतर को क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाता है। तो क्रेडिट साइड का जो है टोटल हमारा ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल हमारा कम है, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड का टोटल हमारा जो है कम है और डेबिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड जहां पर कम है हम उस तरफ सस्पेंस अकाउंट लिखकर हम क्रेडिट साइड में बैलेंस को डाल देंगे, तो ये हमारे सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। इसी तरह से यदि हमारे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पक्ष का जोड़ डेबिट से ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट लिखकर और डेबिट साइड में बैलेंस को डालकर हम ट्रायल बैलेंस के टोटल को मैच कर देंगे और ये हमारे सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस कहलाएगा? डेबिट बैलेंस कहलाएगा। यानी अगर क्रेडिट में डालते हैं तो क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट में डालते हैं तो डेबिट बैलेंस है। वित्तीय विवरण बनाते समय उचंती खाते का शेष यदि डेबिट है तो इसे बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखा जाता है और यदि क्रेडिट बैलेंस है तो इसे कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी साइड में इसे लिखा जाएगा। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, हमने सस्पेंस अकाउंट तो हमने खोल दिया कि जिस साइड भी हमारा बैलेंस कम है हमने वहां पर सस्पेंस अकाउंट लिख के बैलेंस को डाल दिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस सस्पेंस अकाउंट को बंद कैसे किया जाए। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि सस्पेंस अकाउंट एक काल्पनिक खाता होता है और जो कि ट्रायल बैलेंस को मिलाने के लिए ही खोला जाता है। जैसे जैसे अशुद्धियां पता चलती हैं और उन्हें सस्पेंस अकाउंट की सहायता से ठीक कर दिया जाता है और जब तलपट को प्रभावित करने वाली सभी अशुद्धियों का सुधार हो जाता है तो ऐसी अवस्था में सस्पेंस अकाउंट अपने आप ही बंद हो जाता है। यदि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जब तक रहता है तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारे खातों में अशुद्धियां रह गई हैं। तो जैसे जैसे अशुद्धियां पता चलेंगी
वैसे वैसे हमारा सस्पेंस अकाउंट जो है अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। और जब तक सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है तब तक हमारे खातों में अशुद्धियां हैं। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, हम सुधार प्रविष्टि करते वक्त, सस्पेंस अकाउंट का यूज करते वक्त जब हम सुधार प्रविष्टि करेंगे तो उसके क्या क्या नियम है। सबसे पहला नियम है, जिस अशुद्धि में सुधार करना है, यदि सुधार प्रविष्टि में उस खाते को डेबिट किया जाता है तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब एक पक्षीय अशुद्धियां हैं, तो यदि सुधार करते वक्त उस अशुद्धि को डेबिट, उस खाते को डेबिट किया जाता है तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट किया जाएगा? सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। और इसके विपरीत यदि अशुद्धि में सुधार प्रविष्टि करते वक्त यदि उस खाते को क्रेडिट किया जाता है तो ऐसी अवस्था में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इसे एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। हमारे उदाहरण में हमें कुछ अशुद्धियां दी गई हैं और उनको सुधार करने के लिए हमें क्या क्या एंट्री करनी है सस्पेंस अकाउंट की मदद लेते हुए, आइए हम उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। हमारी सबसे पहले अशुद्धि हुई, क्रय बही का जोड़ 100 रुपये से कम लग गया। परचेज अकाउंट जो है वो 100 रुपये से कम हुआ है, तो सुधार करने के लिए हमें क्या करना होगा? परचेज अकाउंट को 100 रुपये से डेबिट करना होगा। अब एक पक्षीय अशुद्धियां हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो गया, लेकिन क्रेडिट किसको करें? तो ऐसी अवस्था में सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, पहली अवस्था में हमारी सुधार प्रविष्टि होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपये से। हमारी दूसरी अशुद्धि हुई, राहुल से 540 रुपये प्राप्त हुए परंतु उसके खाते को भूल से डेबिट कर दिया। अब राहुल से जब पैसे प्राप्त हुए तो हमने क्या एंट्री करनी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल। हमने कैश में तो सही एंट्री कर दी, लेकिन राहुल के अकाउंट में हमने भूल से डेबिट कर दिया। अब राहुल का अकाउंट पहले तो हमें क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन गलती से डेबिट कर दिया। तो एक बार तो जो आपने डेबिट किया है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम राहुल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और एक बार राहुल का अकाउंट 540 रुपये से क्रेडिट करना है। तो टोटली राहुल का अकाउंट हमारा 540 का डबल यानी 1080 रुपये से क्रेडिट होगा। वजह, क्योंकि एक बार तो गलती से डेबिट हुआ है, उसके इफेक्ट को कम करना है, और दूसरा राहुल के अकाउंट को क्रेडिट ही करना है, इसलिए राहुल का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। तो ये हमारी 1080 रुपये से एंट्री होगी। आइए एक और उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। भीम के खाते का क्रेडिट पक्ष का जोड़ 200 रुपये से अधिक लग गया। अब भीम का अकाउंट जो है 200 रुपये से क्रेडिट ज़्यादा हो गया है, तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? भीम के अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो भीम अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? भीम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। 200 रुपये से आप इसकी एंट्री कर देंगे। आइए एक और अन्य उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। वरदान को 400 रुपये की बिक्री की खतौनी देवांश के खाते में कर दी गई। अब हमने बिक्री की थी वरदान को और गलती से क्या कर दिया? गलत खाते में। हमने क्रेडिट तो किया, अब हमने क्या करना था? हमें करना था वरदान अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन हमने क्या किया? वरदान को डेबिट करने की बजाय देवांश के खाते को डेबिट कर दिया। अब वरदान को तो डेबिट करना है, इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे, और देवांश को गलती से डेबिट कर दिया था, इसलिए इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी सुधार प्रविष्टि क्या होगी? वरदान अकाउंट डेबिट टू देवांश अकाउंट। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमारी अशुद्धियाँ चाहे वो एक पक्षीय हैं या द्विपक्षीय हैं, दोनों ही प्रकार की अशुद्धियों को हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करती हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।